हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आपको वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि हमारा वीडियो किससे रिलेटेड है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। भारत के केरला में दिसंबर 12, 1941 को जन्मा एक बहुत ही सजग, सामान्य और एक पराश्रमी लड़का। वह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक छोटी सी जगह नागरकोइल का निवासी था। उसने डीवीडी हायर सेकेंडरी स्कूल नागरकोइल से ही शिक्षा प्राप्त की। 78 की एज में पद्म भूषण से नवाजा गया वो लड़का नासा के ऑफर को ठुकरा दिया उसने, क्योंकि उसे अपने देश के लिए काम करना बेहद ही पसंद था। आप सबको पता तो चल गया होगा कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं। वो शख्स कोई और नहीं, एक उज्जवल वैज्ञानिक नंबी नारायण है। इन्होंने मदुराई में स्थित थियागराजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी। जब ये मदुराई में पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने अपने पिता को खो दिया। पिता के जाने के बाद माता की भी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। इनकी 2 बहनें थीं, दोनों की शादी कराना अभी बाकी था। पिता के गुजर जाने के बाद घर में इकलौते आदमी होने की वजह से मानो इन पर जिम्मेदारियों का सैलाब टूट पड़ा हो। कहते हैं ना, जिस उम्र में बच्चे घर से पैसे लेते हैं, उस उम्र में वह घर पे पैसे देने लगे थे। इसका मतलब वह बहुत ही छोटी उम्र से काम करने लगे थे। हाल ही में रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का मूवी ट्रेलर रिलीज हुआ था। उसके बाद से ही रॉकेटरी मूवी और साइंटिस्ट नंबी नारायण जी हर जगह चर्चा पे चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी साइंटिस्ट नंबी नारायण और मूवी के डायरेक्टर आर माधवन से मीटिंग में मिले और कुछ अन्य बातों पे चर्चा की। तो आइए आपको कुछ रॉकेटरी मूवी के बारे में बता दिया जाए। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट एक इंडियन बायोलॉजिकल फिल्म है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म आर माधवन द्वारा डायरेक्ट की गई है। बाकायदा आर माधवन इस मूवी से अपना एज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर डेब्यू भी कर रहे हैं। आर माधवन इस मूवी में नंबी नारायण किरदार के तौर पर देखने को मिलेंगे और साथ ही सिमरन बग्गा मीना नंबी के किरदार में देखने को मिलेंगी। फिल्म को हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में शूट किया गया था और तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। मूवी पूरी नंबी नारायण की लाइव लगाए गए झूठे आरोप के इर्द गिर्द घूमती है। तो आइए जानते हैं विस्तार से क्या था ये जासूसी कांड, और साथ ही में जानते हैं कि क्या फ्रांस, रूस और अमेरिका जैसे देशों का भी हाथ था इसमें। बात शुरू होती है 1966 में, जब नंबी नारायण इसरो में शामिल। नारायण ने 1970 के दशक में भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। उन्होंने लगभग 600 kg के पहले थ्रस्ट लिक्विड प्रोपेलेट मोटर्स को डिजाइन किया और भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। जबकि एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम उस समय सॉलिड मोटर्स पर काम कर रही थी। नारायण की परियोजना और तत्कालीन अध्यक्ष सतीश कुमार और युवा राव का उस समय उनको बहुत समर्थन मिला। नारायण क्रायोजेनिक्स डिवीजन के इंचार्ज थे और फ्रांस की मदद से मुख्य आर्किटेक्ट भी बन गए। जल्द ही उन्होंने विकास नामक एक इंजन विकसित किया। भारत ने क्रायोजेनिक ईंधन के विकास के लिए रूस के साथ 235 करोड़ का समझौता किया। हालांकि अमेरिका और फ्रांस के दबाव के कारण सौदा रद्द कर दिया गया था। इसके बाद प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बिना एक ग्लोबल टेंडर द्वारा 4 क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए रशिया के साथ एक नया समझौता किया, लेकिन 1994 में सामने आए झूठे जासूसी घोटाले के कारण सौदा भी रद्द कर दिया गया। 1994 में नारायण और उनके साथी वैज्ञानिक डी शशि कुमारन और 2 मालदीवियन महिलाओं मरियम राशिदा और फौजिया हसन पर महत्वपूर्ण रक्षा रहस्यों को लीक करने के झूठे आरोप लगाए। अन्य व्यक्ति इसरो के ठेकेदार एस शर्मा और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारी के चंद्रशेखर पर भी झूठे आरोप लगाए गए थे। नारायण को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और यह मामला इंटेलिजेंस ब्यूरो को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था। उन्हें और उनके दोस्तों को कुल 50 दिनों के लिए हिरासत में रखा गया था। हिरासत में रहते हुए उन्हें आईबी के अधिकारियों द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है।
1996 में सीबीआई ने नारायण के खिलाफ सबूतों की कमी का हवाला देते हुए आरोपों को खारिज कर दिया गया। इसके बाद 1998 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले को खारिज कर दिया और उनके खिलाफ सभी आरोपों को मिटा भी दिया। 2001 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC ने केरल राज्य सरकार केरला हाई कोर्ट को नारायण को 1 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया। 2012 में उच्च न्यायालय यानी कि केरला हाई कोर्ट ने NHRC की अपील पर केरल राज्य सरकार को नारायण को 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। नारायण ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन पे जासूसी के आरोप लगे थे तो उनके और उनके परिवार को अत्यधिक मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा था। उनके द्वारा बताई गई एक ऐसी घटना थी जिनमें उनकी पत्नी मीना को एक बार ऑटो रिक्शा से निकालने के लिए मजबूर किया गया था। जब वह ड्राइवर को महसूस हुआ कि वह एक जासूस की बीवी है तो उसने उनकी बीवी को ऑटो से उतरने के लिए बोला। अंत में 23 अक्टूबर 2017 को उन्होंने अपनी आत्मकथा ओरम कल्लूर भ्रमण पथम लॉन्च की, मतलब ऑर्बिट्स ऑफ मेमोरीज, जिसमें उन्होंने इसरो जासूसी मामले का खुलासा किया। 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा और 3 जजों की बेंच ने केरल पुलिस को नारायण को अननेसेसरली हैरेस्ड एंड अरेस्टेड के जुर्म में 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया। अब जिसके नाम में ही साहस है, वो इस लड़ाई को आधे में कैसे छोड़ के जा सकते थे। खैर, इन सब के बाद 25 जनवरी 2019 को नारायण को भारत सरकार द्वारा तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। This brings us to the end of this video. We hope आपको हमारा ये वीडियो उतना ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल लगा जितना हमें शूट करने में लगा। If you want us to make more such videos, then comment down कि हमें next वीडियो किस पे बनानी चाहिए। And also don't forget to like, share and subscribe to our channel for more such videos.